सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे साहब। हाँ जी सर जी, राम राम साहब, राम राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है। जरा बताइए जल्दी से, आप तक आवाज आ गई या नहीं आई? सर जी राम राम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, गुरुदेव प्रणाम। अब आ गई, ठीक बात है। साक्षी, जय हिंद सर। डॉक्टर पिंकेश, गुड मॉर्निंग, जय हिंद फ्रॉम कश्मीर। कविता चौधरी, महेश शर्मा, सभी मित्रों का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं स्वागत और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग जी, सबको नमस्कार। चलिए मित्रों, आज की इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आवाज कम आ रही होगी, आ तो रही होगी, ठीक है? तो चलिए जरा देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सवालों की, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या सवाल है और क्या उनके जवाब है, इसकी शुरुआत कर ही देते हैं। आज है 28/2/2022, यानी फरवरी का आज अंतिम दिन है भैया। फरवरी माह चला गया, इसी प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी मजबूत करना होगा और जो भी एग्जाम आपका हो उसमें सफलता हासिल करना ही आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए अब, बस। क्योंकि समय जैसे जैसे गुजरता जाएगा यह आपके लिए दिक्कत पैदा करता जाएगा। तो काफी अभी इम्तिहान बाकी है, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो। क्या कर लेगी मुसीबतें हमारा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। आवाज साफ नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है अब, एकदम सही क्लियर आ रही है। इधर से तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए सुमन रानी जी, इधर से क्लास की एकदम सही आवाज आ रही है, आप लोगों तक सही पहुंच रही होगी मेरे हिसाब से। तो चलिए, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है मेरे दोस्तों। वो जहर देकर कहते हैं पीना होगा, वो जहर देकर कहते हैं पीना होगा, वो जहर देकर कहते हैं पीना होगा, पीता हूं तो कहते हैं जीना होगा। तो आपको भी अपनी जिंदगी की शुरुआत इम्तिहानों से करनी है, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना है। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है। और अब क्लास की शुरुआत। चलिए जरा पहला सवाल आपके सामने है, और वो भी जरा देखिएगा किस विषय पर आपके सामने मैं सवाल रख रहा हूं। सवाल यह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक अभियान का नाम आपके सामने लिखा है, उस अभियान का नाम बताना है। तो जरा बताइएगा कौन सा है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम इनमें से कौन सा है? यूक्रेन और रूस का विवाद जो है, रूस और यूक्रेन ये दोनों अपने आप को विवादों के घेरे में फंसाए हुए हैं, जानबूझकर ये मान लीजिएगा। यहां पर है रूस वर्सेस किसके बीच में है? यूक्रेन का विवाद है। रूस की महत्वाकांक्षी जो विचारधारा है, जिस प्रकार हमारे यहाँ पुराने समय में राजा महाराजा आपस में युद्ध करते थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। जैसे बाहरी आक्रांता आए, उन्होंने यहां पर आक्रमण किया, तो उनको भी कुछ इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं थी। इन महत्वाकांक्षाओं की वजह से लोग एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, एक दूसरे पर लूटपाट करते हैं, एक दूसरे के नागरिकों को मारने काटने पर क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। तो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो भी रूस की महत्वाकांक्षा की वजह से है, यानी व्लादिमीर पुतिन जो है, पुतिन, इनकी एक इस प्रकार की महत्वाकांक्षी विचारधारा की वजह से ऐसा हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जोलेंस्की है, क्या है? जोलेंस्की जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। इन दोनों के बीच इस प्रकार की जंग जो चल रही है उसमें दुनिया भर को इन्होंने क्या कर लिया है? अपने आप को शामिल कर लिया है। वहां पर सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं, और सैकड़ों भारतीय नागरिक वहां क्या करने जाते होंगे आप सोच कर देखिएगा। तो यूक्रेन जो है वहां की एमबीबीएस हमारे यहां से बहुत कम पैसे पर होती है, यानी राजस्थान में, गुजरात में, तमिलनाडु में
फीस का इतना ज्यादा डिफरेंस है इंडिया में भी एमबीबीएस की पढ़ाई का। किसका है? एमबीबीएस जो है, एमबीबीएस, इस एमबीबीएस की पढ़ाई की फीस का जो अंतर है वो आप देखकर बड़े अचंभित होंगे। जहां राजस्थान में अगर आप लोग बीकानेर से एमबीबीएस कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से, जहां आप लोग जयपुर से एमबीबीएस कर रहे हो और या राज्य के अन्य किसी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, तो भी आपको फीस का डिफरेंस मिलेगा लाखों रुपए का। और अगर भारत में किसी स्टेट से तुलना की जाए, मान लीजिए आप तमिलनाडु से राजस्थान की फीस की स्ट्रक्चर की बात करें तो हजारों लाखों रुपए का अंतर है। जहां तमिलनाडु में 15-20 हजार रुपए पर ईयर के लगते हैं फीस के तौर पर, वहां राजस्थान में लाखों रुपए लगते हैं इसके। और यही भारत और विदेशों के साथ अगर क्या की जाए, तुलना की जाए, तो करोड़ों रुपए का डिफरेंस आ जाता है मेरे दोस्तों। तो यहां पर यूक्रेन जो है, ये दुनिया की सबसे सस्ती एमबीबीएस कराने का काम कहां किया जाता है? यहां यूक्रेन में किया जाता है। तो यूक्रेन की जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो दुनिया में सबसे सस्ती है, ये मानकर चलिए आप लोग। तो यहां पर जो है लोग जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने सबसे ज्यादा कहां जाते हैं? तो यूक्रेन जाते हैं। और यहां पर कुछ एमबीबीएस के इस प्रकार के जो स्टूडेंट हैं वो फंस गए, उनको निकालने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय जो है, उस विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इस विदेश मंत्रालय के मंत्री मेरे दोस्तों कौन है? एस जयशंकर साहब है, एस जयशंकर साहब हैं। इनके प्रयासों से और भारत सरकार के प्रयासों से रूस और अन्य जो इसके यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश है, इनसे होते हुए भारत ने यूक्रेन में प्रवेश किया और भारतीय नागरिकों को लगातार वहां से क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन गंगा रखा गया। क्या रखा गया? ऑपरेशन गंगा के माध्यम से इन नागरिकों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति आपको पता है, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है, इस अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय जो है, अफगानिस्तान में जब किसने हमला किया था? तालिबान का जो कब्जा हुआ, तालिबान ने जब हमला किया, उस तालिबानी हमले की वजह से अफगानिस्तान में भारतीयों द्वारा चलाया गया एक अभियान था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति था। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पाइथन 1961 और 1971 का वक्त आप लोगों को याद होगा, जब भारत के सेनाओं के द्वारा इस प्रकार के विभिन्न अभियान जो है वो चलाए गए थे। एक आपको ध्यान होगा, कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने यहां वंदे भारत मिशन पढ़ा होगा, वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन नाम का भी क्या चलाया गया था? एक अभियान चलाया गया था। इसके अलावा भारत सरकार अपने समुद्री सहायक जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक सागर मिशन नाम का भी क्या चलाती है? सैनिक अभियान या फिर इस प्रकार का सहायक अभियान जो है वो भारत सरकार चलाती है। सागर अभियान के नाम से विभिन्न प्रकार के अभियान चलाती है। एक पराक्रम नाम का अभ्यास, पराक्रम, इस पराक्रम नाम का अभ्यास जो है, या फिर आप लोग कह सकते हो ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम भी किसके द्वारा? सेना के द्वारा चलाया गया। इस प्रकार के बहुत सारे अभियान हैं जो आप लोग समय समय पर इस प्रकार के अभियान पढ़ते रहते हो। तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, इस प्रकार का अभियान जो है वो भी आपको देखने को मिला होगा। और भी बहुत सारे अभियान जो है वो सरकार समय समय पर क्या करती रहती है? चलाती रहती है। तो इन सब बातों को आपको क्या कर लेना है? ध्यान में रख लेना है। मेरे हिसाब से ये बात आपको याद रह ही जाएगी। एक आपने ऑपरेशन समुद्र सेतु पढ़ा होगा, कोविड-19 के दौरान चलाया गया था समुद्र सेतु। क्या चलाया गया था? समुद्र सेतु अभियान जो है, समुद्र सेतु, ये कोविड-19 के दौरान चलाया गया था। समुद्र सेतु अभियान जो है वो किसके दौरान चलाया गया था? यह कोविड-19 के दौरान चलाया गया एक क्या है? युद्धाभ्यास है। तो बहुत सारे अभ्यास जो है वो भारत सरकार समय समय पर क्या करती रहती है? चलाती रहती है। ऑपरेशन विजय जो है वो गोवा को आजाद कराने के लिए, किसके? ये गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए, गोवा को किससे आजाद कराने के लिए? पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए ये अभियान जो है वो क्या किया गया था? इस वक्त चलाया गया था। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या है जरा उस पर देखिए, बातचीत करते हैं। यहां पर नेक्स्ट सवाल है वो जरा देखिएगा। ये विभिन्न अभियान और बहुत सारे अभियान हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे। तो अभी देखिएगा, अमेरिका की ट्रेंड अथॉरिटी ने भारत के किस बाजार को ब्लैक लिस्टेड किया है? जरा देखिएगा क्या है। यहां पर आपको मिशन गंगा और ये दो याद रखना है, क्योंकि अभी ताजा जो अभियान है
ये दो आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा। और तो सारे बहुत सारे पुराने हो गए हैं, वो पुराने वाले आपसे पूछे जाने की कम संभावना है, लेकिन नए जो अभियान है वो दो हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा। ये दोनों अभियान आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अमेरिका की ट्रेड अथॉरिटी ने भारत के किस बाजार को ब्लैक लिस्टेड किया है? अमेरिका की एक ट्रेड अथॉरिटी है, यानी व्यापार करने वाली एक संस्था, अथॉरिटी है, उसको भारत के किस बाजार को ब्लैक लिस्टेड इसमें से किया है? यानी घटिया माल को कहकर, घटिया जो माल है उसको कहकर के क्या किया जा रहा है? भारतीय बाजारों को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने यह कहा है कि भारतीय ये जो मार्केट हम क्या कर रहे हैं, यहां हम इनको बंदिश लगा रहे हैं, इनको ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं। इनकी हजारों वेराइटी ऐसी है जो नकली बाजार में उपलब्ध है और बहुत धड़ल्ले से सरकार लोग जो है वो इसको खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो जिन चीजों की नकली चीजें बनानी ज्यादा आसान है उन चीजों को हम यहां नहीं बेचने देंगे। तो इन कंपनियों को क्या कर दिया? ब्लैक लिस्टेड कर दिया। कौन कौन से ऐसे मार्केट हैं भारत के? तो दिल्ली का एक बाजार है जिसका नाम है पालिका बाजार, उस पालिका बाजार को, इसके अलावा मुंबई का एक है हीरा पन्ना बाजार, हीरा पन्ना बाजार, कोलकाता का है किचरपुर बाजार, इस किचरपुर बाजार को क्या कर दिया है? ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका ने की ट्रेड अथॉरिटी ने भारत के दिल्ली के पालिका बाजार, मुंबई के हीरा पन्ना बाजार और कोलकाता का किचरपुर बाजार जो है, इन सभी को क्या कर दिया है? ब्लैक लिस्टेड कर दिया। यानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, जहां दिल्ली देश की राजधानी है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और कोलकाता जो है वो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, जहां ममता बनर्जी जो है वो अपनी सरकार वहां से क्या करती है? चलाती है। इसी कोलकाता से हमारे सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में है वो रहते हैं। तो चलिए इन सभी को, ईडन गार्डन जो किसी जमाने में ईडन गार्डन का नाम होता था, लेकिन अब देश भर में अलग अलग बड़े स्टेडियम का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो चलिए इसका सही जवाब आपके सामने आ गया। ये सभी जवाब इसके क्या है? सही है। चलिए अगला सवाल देखिएगा भैया। यहां लिखा है विश्व बैंक का अभी हाल ही में उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? इनमें से यह बताना है। विश्व बैंक का उपाध्यक्ष इनमें से किसे बनाया गया है? विश्व बैंक का उपाध्यक्ष इनमें से किसे बनाया गया है? पहला है जुनैद कमाल अहमद को, दूसरा है एंटोनियो गुटेरेस को, तीसरा डेविड मालपास को, गीता गोपीनाथ को। तो देखिए इसका सही जवाब जो है वो जुनैद कमाल अहमद है, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। क्या है? बांग्लादेश जो है यहाँ के रहने वाले हैं। और किसी बांग्लादेश के नागरिक को इस पद पर पहली बार क्या किया गया? नियुक्त किया गया। तो जुनैद कमाल अहमद जो है वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं और विश्व बैंक में इनको क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया है। डेविड मालपास जो है वो क्या है? विश्व बैंक के अध्यक्ष है भैया। क्या है? ये इसके अध्यक्ष हैं, ये इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूएनओ के महासचिव है। यूएनओ के क्या है? यूएनओ के महासचिव है। यूएनओ के महासचिव हैं। यूएनओ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ में भारतीय सलाहकार है, ये कह दीजिए, या फिर ये क्या कह सकते हैं आप लोग, यहां पर डिप्टी डायरेक्टर इसको बनाया गया। आईएमएफ में डिप्टी डायरेक्टर जो है, डिप्टी डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर इसको बनाया गया है। डिप्टी डायरेक्टर किसको बनाया गया? गीता गोपीनाथ को। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसको क्या बनाया गया? डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। अब बात करें हम लोग किसके बारे में? विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक और आईएमएफ जो है वो जुड़वा ब्रेटन वुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यानी विश्व बैंक और आईएमएफ, विश्व बैंक और क्या है प्लस आईएमएफ, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इनको सम्मिलित रूप से ब्रेटन वुड जुड़वा कहते हैं। ब्रेटन वुड जुड़वा इनको कहा जाता है। ब्रेटन वुड जुड़वा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्थापना जो है इसके लिए 1944 में क्या किया गया था? इस प्रकार का एक ब्रेटन वुड सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन डीसी में मेरे मित्रों क्या किया गया था? 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ब्रेटन वुड सम्मेलन। इस ब्रेटन वुड सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि हम इस प्रकार की संस्था की क्या करेंगे? स्थापना करने वाले हैं। और 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को क्या कर दिया गया था? इसकी स्थापना कर दी गई थी। और कहां पर कर दी गई? वाशिंगटन डीसी में। इसका मतलब आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय आज की तारीख में कहां पर है? तो वो दोनों का मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी। सही स्थापना की डेट जो है वो क्या है?
27 दिसंबर 1945 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उस समय इसके प्रमुख जो हैं वो जॉन मेनार्ड किन्स को किया गया था। जॉन मेनार्ड किन्स जो है इनको इसका क्या बनाया गया था, प्रमुख यानी अध्यक्ष इसको बनाया गया था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और विश्व बैंक की जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी है, विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय करेंसी जो है वो उस समय इसकी करेंसी जो है वो डॉलर रखी गई। क्या रखी गई, डॉलर रखी। लेकिन आईएमएफ की जो करेंसी है वो डॉलर नहीं है, ये ध्यान रखना। एसडीआर जो है वो है इसकी किसकी, आईएमएफ की मुद्रा। तो ये आप लोग इस विश्व बैंक के बारे में क्या रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें देखिए 3 प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, विश्व बैंक का स्ट्रक्चर भी थोड़ा आपको मैं समझा देता हूं। इस प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर कुछ होता है विश्व बैंक का, जिसमें एक एमडी होता है, एक इसका क्या होता है, एमडी होता है। फिर इसमें एक कार्यकारी परिषद होती है। क्या होती है, कार्यकारी परिषद होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे हम लोग कहते हैं, ये परिषद होती है जिसको ई और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से आप लोग जानते हैं। फिर इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है, बीओजी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस इसको कहते हैं। ये इस प्रकार का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक एमडी होता है, एक कार्यकारी परिषद होती है और एक बोर्ड ऑफ क्या होता है, गवर्नेंस होता है। ये भी आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 189 देश जो हैं, 189 देश जो हैं मेरे दोस्तों, ये उस समय पिछले कुछ वर्षों में थे, लेकिन बाद में अब वर्तमान की अगर बात की जाए तो 190 देश हैं। क्या है, 190 देश है। और 190वां देश जो है वो कौन सा है, आपका अंडोरा है। क्या है, अंडोरा 190वां देश जो है वो आज की तारीख में इसका है। ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ये अंडोरा जो है, ये अंडोरा का 190वां देश जो है वो आपको ध्यान रखना है। 189 पहले थे, अब 190 है, ठीक है, अब 190 है। और अंडोरा जो है, अंडोरा 190वां देश इसका बना हुआ है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखो भैया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का अभियान लगातार हम चला रहे हैं। इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। बोलो भाई बोलो। हाँ जी, उम्र भर मुस्कुराने की दवा ना कीजिए, उम्र भर मुस्कुराने की दुआ मत कीजिए, उम्र भर मुस्कुराने की दुआ मत कीजिए, क्योंकि पल भर मुस्कुराने की सजा हमें मालूम है, पल भर मुस्कुराने की सजा हमें मालूम है। तो मेरे मित्रों, आप लोग भी मुस्कुराते रहिए, लेकिन जीवन भर मुस्कुराने की दवा न कीजिए, जीवन भर मुस्कुराने की दुआ ना कीजिए, क्योंकि पल भर मुस्कुराने की सजा मुझे मालूम है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अभी हाल ही में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है। वित्त मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो एकदम सही जवाब आपका आ चुका है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पहल को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ये शिक्षा मंत्रालय जो वो किसके अधीन है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे हैं, कौन से हैं, धर्मेंद्र प्रधान। इन धर्मेंद्र प्रधान साहब के द्वारा इस अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये बात भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। यहां है धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय जो है ये किसके पास है, ये अमित शाह के पास है। अमित शाह जो है इनके पास है। इसके अलावा इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, सहकारिता मंत्रालय भी है। राजस्थान में सहकारिता मंत्रालय की अगर बात की जाए तो उदयलाल आंजना का नाम आपने सुना होगा, उदयलाल आंजना, ठीक है। इनका नाम भी आप लोग याद रख लीजिएगा, उदयलाल आंजना। और इनके सहयोगी जो है वो कौन है, बीएल वर्मा साहब है। बीएल वर्मा जो है वो इनके क्या है, सहायक हैं। तो चलिए अब इसके अलावा वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के अधीन है। निर्मल है जो, निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बजट प्रस्तुत करने का काम इनसे पहले जो है वो इंदिरा गांधी भी कर चुकी है। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका सही जवाब आपको ध्यान रखना है।
कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत क्या शुरू किया गया? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल जरा देखो भैया, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में से भारत का स्थान आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देश जो हैं वो टोटल हैं। इन 55 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? आपको सिर्फ यही याद इसमें करना है, ज्यादा इधर उधर की बातें याद करने की इसमें आपको जरूरत। माना कि अनमोल है, हसरत नायाब है, आप हम भी वो लोग हैं जो हर दहलीज पर नहीं मिलते। वाह जी वाह, कौन है रे भाई? चलिए, तेरे ख्याल से तेरी गली से बच जाता, तेरे ख्याल से तेरी गली से बच जाता तो सारे शहर की दुश्मनी से मैं बच जाता। तेरे ख्याल से तेरी गली से बच जाता तो सारे शहर की दुश्मनी से बच जाता। अगर गुनाह का मौका गवा दिया होता, अगर गुनाह का मौका गवा दिया होता तो मैं जमीर की शर्मिंदगी से बच जाता। भैया सुबह सुबह ही माँ बाप को धोखा देने लग गए क्या खचरो? अरे भाई शर्मिला जी ऐसे मत बोलिए, अच्छे लोग हैं मगर कोई बात नहीं, कभी कभार बहकावा आ जाता है इनका। तो चलिए अब अगला सवाल आपके सामने रखूं तो यहाँ है 55 देशों में से इसका कौन सा स्थान है मेरे मित्रों? 43वां स्थान भारत ने इसमें प्राप्त किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है, उस अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के बारे में यहां हमारी हालत क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां स्थान है। वही यूरोपीय देश जो नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ये देश जो है वो इसी श्रृंखला में इस पर क्या किए हुए हैं? तो यहां पर ध्यान रखना कि वही इसमें टॉप स्थान अपने बनाए हुए हैं। तो यहाँ 43वां स्थान किसका है? भारत का है। तो आप दोबारा सुन लीजिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिकता सूचकांक में 55 देशों में से 55 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें 43वां स्थान है। यानी भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में बहुत ज्यादा क्या है? खराब है। ठीक है, हम चलिए अगले सवाल पर जरा देखिएगा क्या है। यहां है कर्नाटक के बेलगांव में 27 फरवरी को 10 मार्च तक चलने वाले युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन 2022 जो है, इसका आगाज 27 फरवरी को हो चुका है। ये अभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है ये बताइए पहले तो आप लोग? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जापान। तो अभी अभी आपने ईस्टर्न ब्रिज 6 का नाम सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिज 6 का नाम सुना होगा। भारत और ओमान के बीच में, भारत और किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया गया। भारत और किसके बीच में? ओमान के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यहां भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहां पर आयोजन किया गया? इसका जोधपुर में आयोजन किया गया मेरे मित्रों। कहां पर? जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। एक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है। ठीक है, और अभी एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास भी चल रहा है, उसका नाम बता सकते हो क्या? बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो है वो भी एक चल रहा है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास जो है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। अभी अभी उसका आयोजन चल रहा है, उसका नाम भी बता सकते हो क्या? कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हो रहा है। पहली बात तो ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा धर्म गार्जियन 2022 जो है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया। और कब से कब तक चलेगा? 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक चलने वाला है ये अभ्यास। युद्धाभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन। और भारत जो है वो एक पक्ष है इसमें। भारत ये अभ्यास किसके साथ कर रहा है? तो रूस के साथ तो मतलब नहीं है, क्योंकि रूस अपनी पूरी शक्ति और ताकत जो है वो यूक्रेन की तरफ लगा रहा है अभी वर्तमान में। तो इसका सही जवाब आपको आ गया है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि आपको ये मालूम है। मिलन 2022 जो है, मिलन 2022 नाम से एक जो है वो बहुपक्षीय युद्धाभ्यास भी वर्तमान में क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। तो यहां पर इसका सही जवाब है भारत और जापान के बीच जो है, भारत और किसके बीच है? जापान के बीच में धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर हमारे क्वाड देश जो हैं ये मिलकर एक मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास कौन से देशों के बीच में किया जाता है? तो
तो मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो मेरे मित्रों कौन कौन से देश हैं, क्वाड में कौन कौन से देश हैं उनके बीच में किया जाता है। तो क्वाड में हमारा भारत भी है, क्वाड में जापान भी है और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। इसके अलावा क्वाड में अमेरिका भी है। क्या है? क्वाड में अमेरिका भी है, अमेरिका भी है। इनके द्वारा यह अभ्यास क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। इसमें नौसैनिक अभ्यास भी है, वायुसेना का अभ्यास भी है, थल सेना का अभ्यास भी है। यानी इन क्वाड देशों के अभ्यास कोई सा भी हो जिसमें ये चारों मिलकर भाग लेते हैं उसको कहते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास कितने देशों के और कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित होता है? तो क्वाड जो देश हैं उन देशों के बीच में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास का नाम क्या है? मालाबार युद्धाभ्यास है। और भारत और जापान के बीच में अभी अभ्यास हो रहा है, उसका नाम धर्म गार्जियन है। और ईस्टर्न ब्रिज 6 जोधपुर में आयोजित किया, भारत और ओमान के बीच में था। अभी एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास चल रहा है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन जो है वो मिलन 2022 के नाम से किया जा रहा है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम बात करते हैं। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? जापान है। जापान के साथ भारत इसका आयोजन कर रहा है। अगला सवाल देखिए जरा, यहां लिखा है 26 फरवरी को भारत के महान समाज सुधारक जिनकी जयंती मनाई गई, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, वो कौन थे? इनमें से ये बताना है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, इनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने क्या शुरू किया था भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती दो जगह नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। एक जगह आप लोगों को यहां स्वामी विवेकानंद मिलेगा और एक जगह यहां क्या मिलेगा आपको? दयानंद सरस्वती। तो दो ऑप्शन एक साथ नहीं है, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें गलती से लिख दिया होगा बच्चे ने, कोई बात नहीं। तो यहां पर सही जवाब आपको क्या कर लेना? एक जगह स्वामी विवेकानंद कर देते हैं हम। यहां स्वामी क्या कर देते हैं भैया? स्वामी विवेकानंद यहां पर लिख देते हैं। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद जो है ये लिख देते हैं। चलिए, यहां स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, रामानुजाचार्य है। तो इसमें से अब बताइए जरा कौन सा आपका इसका सही जवाब होगा? बता दो भाई। अरे भैया, यहां पर अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने मैंने सारी बात जो है वो लिख दी है। स्वामी विवेकानंद है एक ऑप्शन में, दयानंद सरस्वती है। जिसे भारत में आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका नाम क्या है? और आपको यह भी बता देना है कि उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी और भारत के धर्म सुधार के जो पक्षधर हैं उनमें इनका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है इनका? महत्वपूर्ण योगदान है मेरे मित्रों। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रख लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं इसी पॉइंट्स के बारे में कि यह पॉइंट हमारा क्या है। यहां पर जरा देखिए, अपन बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा इसके बारे में वो देखिए। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इसका सही जवाब तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का ही मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। और 26 फरवरी को इनकी क्या मनाई गई है? अभी जयंती मनाई गई है। और जयंती के उपलक्ष्य पर हमें ध्यान रखना इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज जो है, आर्य समाज जो है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ जो है वो भी लिखा, सत्यार्थ प्रकाश नाम का। सत्यार्थ प्रकाश जो है, इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की। इसके अलावा अजमेर इनका प्रमुख स्थल रहा। अजमेर इनका क्या रहा? प्रमुख स्थल रहा। इसके अलावा भी जोधपुर भी गए और जोधपुर के महाराजा जो थे जसवंत सिंह उस समय, यानी उनकी एक नन्ही जान नाम की जो यहां पर रहने वाली वेश्या थी, उसके द्वारा इनको क्या कर दिया गया? जहर दे दिया गया। रामानुजाचार्य जो है, इन्होंने रामानंदी जो संप्रदाय है एक तरीके का, इसकी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। और 11वीं सदी के भक्ति संत ये माने जाते हैं। और इन्हीं का स्टेच्यू अभी स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। और वो कहां स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है।
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां की थी? तो वेलूर में की थी। वेलूर जो है यहां पर रामकृष्ण, वेलूर में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती जो है इनको भारत के महान समाज सुधारकों में शामिल किया जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा जैसी प्रथाएं जो है, मूर्ति पूजा है, ठीक है, इसके अलावा सती प्रथा है, सती प्रथा है, इस प्रकार की प्रथाओं के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। विधवा विवाह जैसे जो मिशन है इनको चलाने के लिए सरकार यानी इन्होंने अपने प्रयास किए थे कि सती प्रथा जो है इस पर तो रोक लगे, विधवा विवाहों को आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे समाज में फैली हुई दहेज प्रथा जैसी बुराइयां जो है उन बुराइयों को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। इस प्रकार की बात किसने कही थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से ऐसा हुआ था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के परम हृदय के परम गुरु के रूप में इनको क्या किया जाता था? जाना जाता था। तो चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। अगला सवाल है भैया, आईडीबीआई बैंक जो है, ये आईडीबीआई बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक जो है, इस आईडीबीआई बैंक का नया एमडी और सीईओ इनमें से किसे बनाया गया? राकेश शर्मा, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, संजीव सान्याल। तो इसका सही जवाब ये है कि मित्रों आईडीबीआई बैंक का नया एमडी और सीईओ अभी राकेश शर्मा को बनाया गया। उर्जित पटेल पूर्व गवर्नर रहे हैं। देखिएगा पहले आपको पता होगा, इससे पहले यहां उर्जित पटेल रहे और उसके बाद शक्तिकांत दास रहे। पूर्व आरबीआई गवर्नर है, पूर्व आरबीआई गवर्नर है और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। यहां आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। संजीव सान्याल जो है वो आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, आर्थिक सलाहकार परिषद जो है इसमें पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किए गए हैं। पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर इनको क्या किया गया? पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर इनको शामिल किया गया अभी हाल ही में संजीव सान्याल को। इसके अलावा आपने वी अनंत नागेश्वर का नाम सुना होगा। वी अनंत नागेश्वर जो है इनको क्या बनाया गया है? अभी आर्थिक सलाहकार बनाया गया। आर्थिक सलाहकार जो है वो क्या किया गया है? बनाया गया। इसके अलावा पता होना चाहिए आप लोगों को मेरे मित्रों कि नीति आयोग जो है उस नीति आयोग में भी राजीव कुमार व्यक्ति हैं। क्या है? नीति आयोग जो है इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर पता होना चाहिए आपको कौन? राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार। एक है अरविंद मायाराम। क्या है? अरविंद मायाराम। ये कौन है भैया? अरविंद मायाराम का नाम भी आपने सुन रखा होगा। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आप लोग क्या करते हो? जानते हो। तो राकेश शर्मा के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और क्या बनाए गए हैं? सीईओ बनाए गए अभी हाल ही में। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत किस राज्य में पहला जैव विविधता पार्क जो है वो हाल ही में स्थापित किया गया? राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन एक चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, हाँ जी। उपाध्यक्ष है नीति आयोग के अरविंद मायाराम भी एक नाम है और अरविंद पनगड़िया भी एक नाम है। अरविंद पनगड़िया जो है वो पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। चलो अगली बात आपके सामने है। राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन जो है, राष्ट्रीय हिमालयन अध्ययन मिशन जो है वो ध्यान रखना है क्या है? इसके तहत किस राज्य में पहला जैव विविधता पार्क जो है इसकी स्थापना की जा रही है? जैव विविधता पार्क किस राज्य में पहला जैव विविधता पार्क जो है वो हाल ही में खोला गया है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में? कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ऐसा किया गया? तो आपका सवाल देखते ही जवाब आ गया। इसका मतलब बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता पार्क पहला यहां पर क्या किया गया? खोला गया। उत्तराखंड में अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। किस भूमि के नाम से? देवभूमि उत्तराखंड के नाम से इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है, जहां की केदारनाथ आपने नाम सुना होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को ये दो नए यूटी केंद्र शासित यानी जम्मू कश्मीर विघटन के अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को दो नए यूटी क्या कर दिए गए थे? बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहां पर जम्मू कश्मीर में आपको पता होना चाहिए भाई मनोज सिन्हा जो है,
मनोज सिन्हा, ये वर्तमान में मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है भैया, उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर है, क्या है, राधा कृष्ण माथुर है, राधा कृष्ण माथुर जो है वो यहाँ के क्या है, उप राज्यपाल बनाए हुए हैं। और इसी के बाद भारत में क्या किया गया था, आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया था, भारत में जो दमन द्वीप है, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली जो है, दादर नगर हवेली जो है, हवेली, इनका क्या कर दिया गया था, एक जगह विलय कर दिया गया था। और उसके बाद भारत में 28 राज्य और 8 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश भारत में हो गए। यानी उससे पहले आपको पता होगा कि तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था 2014 में, जून 2014 में, क्या, जून 2014 जो है इस समय क्या बना था, तेलंगाना जो है वो भारत का क्या बना था, 29वां राज्य बना था। लेकिन आज की तारीख में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तेलंगाना की राजधानी जो है वो आज के दिन क्या, हैदराबाद है, हैदराबाद है। इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी आज क्या है, अमरावती है, अमरावती है, अमरावती इसकी क्या है, राजधानी है। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी जितनी हो सकती है उतनी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे भारत की सबसे बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी कहां स्थापित करने जा रहा है, ये जरा बताइए। भारतीय रेलवे के द्वारा, क्योंकि भारतीय रेलवे के संचालन के साथ साथ देश में जितने खिलाड़ियों को उत्साह देता है, जितने खिलाड़ी जो है वो देश भर में आगे बढ़ाता है, वो एक मिसाल है भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे भारत की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी कहां स्थापित करने जा रही है। सेना और रेलवे जो है वो खेल क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दे रही है, ठीक है। चलिए, तो अब जरा देखिए, सबसे बड़ी विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी कहां खोली जाएगी, हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। भारतीय रेलवे सबसे बड़ी, चलिए हाँ बताइए, सबसे बड़ी जो है वो इस प्रकार की अकादमी कहां खोलने जा रहा है। तो देश की राजधानी जो है, देश की राजधानी में खोलने का काम भारतीय रेलवे करने वाला है। यानी दिल्ली या नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के द्वारा कुश्ती अकादमी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। और आपको पता है भारत में तो कुश्ती पर जिस प्रकार आईपीएल का खेल आयोजन होता है, ठीक उसी प्रकार कुश्ती की भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं की आयोजन किया जाता है। तो यहां पर दिल्ली इसका सही जवाब होगा। मुंबई की दो बातें आपको आजकल चर्चा में है वो याद रखनी है। पहली बात तो यहां पर वाटर टैक्सी सेवा जो है वो क्या की गई थी, मुंबई से सेवा शुरू की गई, वाटर टैक्सी सेवा। इसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ओलंपिक समिति जो है, ओलंपिक समिति, इस ओलंपिक समिति का जो 2023 में बैठक है, 2023 की बैठक जो है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, वो भी आपको ध्यान रखना, मुंबई में किया जाएगा। और हैदराबाद के बारे में आपको बता ही दिया है कि भैया हैदराबाद तेलंगाना की तो क्या है, तेलंगाना की तो राजधानी है। और इक्वलिटी ऑफ, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो अभी हाल ही में यहां पर बनकर क्या हुआ है, तैयार हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी इस प्रकार के विश्व की अकादमी जो है वो कहां बन रही है, तो वो बन रही है आपके यहां पर। चलिए मेरे मित्रों अगला सवाल जरा देखिएगा, राजस्थान से सवाल है, 15 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल है ये। यहां पर सवाल यह है कि पचबदरा जो रिफाइनरी है वह पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में यहां पर पचबदरा रिफाइनरी और उसके पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था मेरे मित्रों 23 फरवरी को। कब, 23 फरवरी जो है, 23 फरवरी को, 23 फरवरी 2022 को अशोक गहलोत जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया। अशोक गहलोत ने अपना क्या किया, बजट प्रस्तुत किया। और 3 बजट जो है इनका 3 घंटे का बजट भाषण रहा, 3 घंटे का, ऐतिहासिक बताते हैं इसको, घंटे का बजट भाषण जो है वो रहा। बजट भाषण जो है वो क्या किया गया, 3 घंटे का बजट भाषण इसमें रहा था। अशोक गहलोत जी ने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना डिजिटल बजट प्रस्तुत करने का काम भी किया था। पहला डिजिटल बजट राजस्थान का किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पहला कृषि बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पहला कृषि बजट जो है वो भी अशोक गहलोत जी के द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया।
चलिए अब सवाल जरा देखिएगा, पचबदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए कितनी राशि की प्रावधान किया गया है? तो 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है, 1000 करोड़ रुपए की राशि का यहां पर क्या किया गया? प्रावधान किया गया। आप 500 जवाब दे रहे हैं, 500 सही नहीं है इसका, 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है इसका सही जवाब होगा। 1000 करोड़ रुपए की राशि से इस प्रकार का जो प्रावधान है वो यहां पर किया गया। और एक और ध्यान रखना, अभी केरन एनर्जी जो है, केरन एनर्जी जो कंपनी है, इस केरन एनर्जी कंपनी किसकी है ये ध्यान रखना। कंपनी जो है वो वेदांता ग्रुप की है। किसकी है? वेदांता ग्रुप। इस वेदांता ग्रुप के द्वारा क्या किया गया है अभी हाल ही में, यहां पर आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है, कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है, सांचौर बेसिन, इस बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत एक नया तेल क्षेत्र खोजा है जिसका नाम क्या रखा गया है? दुर्गा रखा गया। इसी क्षेत्र में रागेश्वरी, कामेश्वरी, भागेश्वरी, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो भी इसी के अंतर्गत पड़ते हैं, लेकिन नया क्षेत्र का नाम जो है वो क्या है? दुर्गा है। और यह दुर्गा आपकी परीक्षा की दृष्टि से दुर्गा बनकर आएगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर इन सब बातों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि कौन सी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगली बात क्या है। यहां पर है अगला सवाल, कृषि बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो है इसको जरूर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, ठीक है। एक दुग्ध संबल योजना जो है उसके तहत 2 रुपए की राशि से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? सरकार ने 5 रुपए उसमें कर दिए गए हैं। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 200 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए की राशि कर दी गई है। इस योजना में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, योजना का जरूर ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत किसान को सालाना कितना अनुदान मिलता है? तो सरकार 1000 रुपए का, 12000 रुपए का, 2000 का और 1100 रुपए का कितना अनुदान मिलता है? तो आपको पता होगा बिजली बिल पर दिया जाने वाला जो अनुदान है, बिजली बिल पर दिया जाने वाला जो अनुदान है किसानों को, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इसके तहत सरकार 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से अनुदान देती है। 1000 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए प्रति माह जो है, प्रति माह ये देती है अनुदान। इसके अलावा 12,000 रुपए सरकार जो है, या तो ये 1000 रुपए सालाना मान लो, या 12,000 रुपए जो है वो प्रति वर्ष मान लो। क्या मान लो? प्रति वर्ष मान लो, प्रति वर्ष इतना अनुदान सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? दिया जाता है इस योजना के तहत। अब तो सरकार ने और भी काम कर दिया है, यूनिट के हिसाब से इसका कंट्रीब्यूशन कर दिया है कि भैया इतनी यूनिट आएगी तो इतना छूट देंगे, यानी 2 रुपए की छूट देंगे, 3 रुपए की छूट देंगे, या इससे भी कम छूट देंगे, या फ्री कर देंगे। तो 50 यूनिट तक है, 100 से कम है तो 50 यूनिट आपको मिलने वाली है फ्री में। उसके बाद 2 रुपए, 3 रुपए, इस प्रकार का आपका अनुदान सरकार प्रति यूनिट जो है वो इसमें देने वाली है। तो 12,000 रुपए आपका सही जवाब होगा। सालाना कितना अनुदान मिलता है? सालाना पूछा है तो सालाना 12,000 रुपए का मिलता है। यह सवाल परीक्षा में आ चुका है मेरे मित्रों। और 1000 रुपए का क्या होगा? प्रति माह होगा, प्रति माह होगा, और यह प्रति वर्ष होगा, प्रति वर्ष होगा। इन दोनों बातों को भी क्या कर लेना है? आपको ध्यान रख लेना है। हाँ, 50 यूनिट मिलने वाली है। तो चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कितने मिशन शुरू किए जाने की घोषणा बजट में की गई है, ये बताइए। हाँ जी, अरे सारे के सारे दिल के रोगियों जरा सुनो। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के मरहम लगाने हम गए, लेकिन किसके? एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मर हम गए। तो आप भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मेरे मित्रों, वरना तो कोई मरहम लेकर आएगा और मर वही जाएगा, लेकिन मरहम नहीं मिलेगा। तो ये जरा देखिएगा क्या है। 50 यूनिट फ्री है, 100 से 150 पर 3 रुपए हैं, 150 से आगे 2 रुपए हैं, ये सब आपको पता है। तो कृषक साथी जो है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत जो है, इसके मिशन, कितने मिशन शुरू किए जाने की घोषणा की? इसी योजना के तहत सरकार ने
11 इस प्रकार के जो मिशन है, 11 इस प्रकार के जो मिशन है, उन मिशन को, ठीक है, इस मिशन को क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कितने मिशन शुरू किए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है? यहां पर 11 मिशन जो है वो इस प्रकार के शुरुआत कर रही है। अलग अलग मिशन है, जैविक खेती से संबंधित है या ऊर्जा से संबंधित है, तो ये सारे समय समय पर आपको सब बता रहे हैं। तो 11 मिशन शुरू कर रही है सरकार कृषक साथी योजना के तहत। अगला सवाल, राजस्थान जैविक खेती मिशन, पहला मिशन आ चुका है। एक एक मिशन पर मैं बात करने वाला हूं, उनमें क्या क्या वर्णन सरकार के द्वारा किया गया। तो पहला मिशन आ चुका है, क्या है? राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत कितना प्रावधान किया गया? 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत किस बोर्ड का गठन होगा? जिसके तहत इनमें से किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? 600 करोड़ रुपए की राशि से। जैविक वस्तु बोर्ड, जैविक कैंटीन, जैविक क्रय केंद्र, जैविक आम बोर्ड। तो ठीक है, आय बोर्ड है ये, जैविक आय बोर्ड है ये। यहां पर सही जवाब है जैविक वस्तु बोर्ड नाम के एक बोर्ड का क्या किया जाएगा? जैविक खेती के लिए। आपको पता होगा दुर्गापुरा जो है, दुर्गापुरा जहां पर, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड जो हमारा बना रखा है उसका केंद्र है, वहीं पर इस कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक केंद्र है। वहां पर जैविक उत्पाद बेचने के लिए जैविक उत्पाद विक्रय केंद्र खोला गया। विक्रय केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है? खोला गया। दुर्गापुरा कहां पर? जयपुर में। दुर्गापुरा जयपुर में इस प्रकार के केंद्र को खोला गया सरकार के द्वारा। तो राजस्थान जैविक खेती मिशन जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इसके तहत 600 करोड़ रुपए की राशि से जैविक वस्तु बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला सवाल क्या है, जरा देखो। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत दूसरा मिशन आ चुका है। पहला जैविक खेती से संबंधित था, राजस्थान जो है वो जैविक खेती प्रोत्साहन योजना नहीं थी, वो मिशन था। अब क्या लिखा है जरा देखो, यहां पर लिखा हुआ है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की स्थापना कहां की जाएगी? मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। राजस्थान में मोटे अनाज क्या है? मिलेट्स का मतलब है मोटे अनाज। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए, और ये वर्ष जो आ रहा है इसको भी आपको पता होगा, केंद्रीय बजट में क्या किया गया है? मोटे अनाज का वर्ष घोषित किए जाने की भी घोषणा की गई है। यानी कि हम आगामी वर्ष को, ठीक है, क्या करने वाले हैं? आगामी वर्ष को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित करने वाले हैं। तो अब जरा देखिएगा, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की स्थापना कहां पर की जाएगी? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, इनमें से कहां पर की जाएगी? मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना। देखिए, बाजरे के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना के लिए सरकार ने अभी कहा है कि इस प्रकार की प्रोसेसिंग यूनिट जो है हम जोधपुर में स्थापित करने वाले हैं। कहां करने वाले हैं? जोधपुर में इसकी स्थापना करने वाले हैं। तो मोटे अनाज के लिए भी जो है, हाँ दलिया खा लेना जी, सही बात है, जो मोटा अनाज है उसी को कहा गया। तो जोधपुर में ही क्या किया जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की इसके लिए स्थापना की जाएगी। ये बात आप बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा। जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क अगर किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, और कैरियर बनने का क्या मिलता है? पुरस्कार भी मिलता है। ये बात तो कल बताई थी आपको ना, ये बात तो क्या बताई थी? कल बताई थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लेकिन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कल जो इकोनॉमिक सर्वे की बात मैंने शुरू की थी उसको मैं एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं आप सब लोगों के लिए। ये लगातार चलने वाले हैं 5 सवाल आपके इकोनॉमिक सर्वे के, अब रोजाना आपके सामने रखूंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सत्य कथन क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो स्थिर कीमतों पर, मैंने कल भी आपको बताया था, 7 लाख, क्या है? 7,33,017 है। प्रचलित मूल्यों की अगर बात की जाए, प्रचलित मूल्यों पर कल भी मैंने कहा था 11,96,137 है। 11,96,137 जो है वो प्रचलित कीमतों पर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो बात करें तो 7 लाख और 11 लाख है, इतना याद कर लो बस आप। तो फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर की बात की जाए तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि भैया 11 और 18 है, 11 और क्या है? 18 है, और दोनों में 0.4 और 0.4 है। 11.04 और 18.04 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी? 11 की और 18 की। कौन से मूल्यों पर? स्थिर मूल्य और
कौन से मूल्य पर, यहां पर प्रचलित मूल्य पर। तो इसका कथन जो है वो दोनों आपके क्या है, सही हैं। इंपॉर्टेंट बातें जो चल रही है उनको जरूर ध्यान रखना। अब देखिएगा, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान जो है वो आप लोगों के पास लिखा गया, और यह इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के आधार पर आप लोगों को सारा बताया जा रहा है। 21-22 की इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर यह डाटा है, और आपसे यहां पूछा है स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्यों का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्थिर मूल्य का मतलब कौन सा वर्ष है, 2011-12 के डाटा के आधार पर स्थिर मूल्य डिसाइड है। तो कृषि क्षेत्र में 28 है, उद्योग क्षेत्र में 26 है, और सेवा क्षेत्र में 44 है। तो 28, 26 और क्या है 44, इसमें ये सभी कथन सत्य हैं। लेकिन अब अगर आपको तुलना करनी है कि इनमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो पिछले वर्ष का डाटा देखकर आप इसकी क्या कर सकते हो, तुलना कर सकते हो मेरे मित्रों। तो स्थिर की पिछली बार जो थी वो कृषि क्षेत्र में 30 पॉइंट कितनी थी, 45 थी। उसके बाद 25.26 थी, इसके बाद 44.29 थी। ये पिछले वर्ष का डाटा है, यानी ये 2020-21 का डाटा। 2020-21 से इस वर्ष कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो देखो 30 से लेकर के 28 आया है, इसका मतलब कमी हुई है। ये 25 से 26 हुआ है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। ये 29 से 81 हुई है, तो इसका मतलब यहां तो आपकी वृद्धि हुई है, यहां आपकी वृद्धि हुई है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, कमी हुई है। तो स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में अगर क्षेत्रवार योगदान की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र में कमी आई है, कथन के रूप में भी पूछ सकता है पेपर वाला, इसमें तो कमी आई है, और उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वैसे स्थिर कीमतों पर सीधा डाटा भी याद रखना, 28, 26 और 44, 28, 26, 44, 28, 26, 44, ऐसे 3-4 बार याद करो, याद हो जाएगा। कमी वृद्धि वृद्धि दोनों में, ये 2020-21 का डाटा है, और ये जो आपको दे रखा है ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 का डाटा है, लेकिन स्थिर कीमत का मतलब 2011-12 को आधार मानकर इनको तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला क्या है। अगला है प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन, प्रचलित मूल्य पर अब की बार प्रचलित मूल्यों पर बताना है इस बार, कृषि में, उद्योग में, सेवा में और इन सभी में। तो पिछला डाटा था कितना, वो स्थिर पर था। स्थिर पर मैंने अभी अभी बताया, आप मोटा मोटा अगर याद करना चाहो तो 28 याद कर लो, कितना मोटा मोटा अगर 28, 26 और 44, 28, 26, 44, इसमें 30, 24, 45 है। क्या है, 30, 24 और 45 है। ये आपका प्रचलित मूल्यों पर आधारित, प्रचलित मूल्य का मतलब 2021-22 जिसकी हम वर्ष की बात कर रहे हैं वो ये। पिछले वर्ष इसकी स्थिति थी कितनी, 30.98, 30.98, यहां पर 23.42 था, ये 45.60 था। यहां पर कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में 30.98 से 30.23 हुआ, इसका मतलब कमी हुई है। ये 23 से 24 हो गया, वृद्धि है। 45.60 से 45.10 हो गया, इसका मतलब यहां भी कमी है। यहां पर कमी, यहां पर वृद्धि, और यहां पर भी थोड़ी सी क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये प्रचलित कीमतों पर है, प्रचलित कीमतों पर आपको ये डाटा क्या करना है, ध्यान रखना है। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इसका प्रचलित कीमतों पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। 30, 24 और 45, 30, 24, 45, 28, 26 और 44, यहाँ है 28, 26, 44, यहाँ है 30, 24 और 45। आपको एग्जैक्ट पॉइंट में ना पूछकर वो सीधा आपको क्या पूछ सकता है, इसमें सीधा डाटा भी दे सकता है, तो आप दोनों को याद करना है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा क्या है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत दोनों पर आपको याद करनी चाहिए। तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमत का मतलब आधार वर्ष क्या है, 11-12 है। आधार वर्ष जो है 11-12 है। आधार वर्ष क्या है इसका, 2011-12 को आधार मानकर इसको लिखा गया है। तो इसके आधार पर 81,231, 81,231 हमारी क्या है, 81,231 हमारी क्या है भैया, प्रति व्यक्ति आय, जो कि पिछले वर्ष कितनी थी। तो पिछले वर्ष का अगर बात की जाए तो 74,009 थी। ये कौन से वर्ष पर थी, तो यह वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर थी। इसका मतलब क्या हुआ है, इस बार वृद्धि हुई है। इस बार क्या हुई है भैया, वृद्धि दर्ज की गई है। भाई 74,009 से लेकर के 81,231 हो गए, इसका मतलब वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला सवाल। प्रचलित कीमतों पर क्या हुआ है डाटा में, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में क्या दर्ज किया गया, जरा देखिए।
तो इसका सही जवाब है 1,35,218। 1,35,218 प्रचलित कीमतों पर हमारी प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो पिछले वर्ष जो है, ये कब का डाटा है, 2020-21 का है। 2020-21 के डाटा के आर्थिक समीक्षा के आधार पर ये 1,15,933 थी। अब ये 1,35,000 होगी। इसका मतलब इसमें भी क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। तो दोनों में, प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत, दोनों में ही प्रति व्यक्ति आय में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए अगली बात हम करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आज के सवालों की सभा को मैंने समाप्त कर दिया है और सभी सवाल जो थे वो आपको मैंने पूरे कराने की क्या की है, कोशिश किया है। तो इन सब सवालों को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। फिर वापस मिलते हैं कल की क्लास में, और इसी प्रकार आप लोग अपना प्रेम जो है वो हमारे प्रति क्या करिए, बनाकर रखिए। ना हौसला ना इरादे बदल रहे हैं लोग, ना हौसला ना इरादा बदल रहे हैं लोग, थके थके हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग, थके थके हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं लोग। वफा ना प्यार ना किरदार ना हुसूल कोई, ना जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।